जम्मू से बड़ी खबर आ रही है। न्यूज़ 18 के पवन शर्मा की खबर है कि बीती रात करीब 2 बजे जम्मू एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में एक हल्का ब्लास्ट हुआ है, जिसकी जानकारी मिलने पर जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां धमाके की जांच में जुटी हुई हैं। तो पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच में जुटी है। जो जम्मू एयरपोर्ट है और सुरक्षा के लिहाज से काफी संवेदनशील है, वहां पर टेक्निकल एरिया में ब्लास्ट हुआ है। क्या ये कोई इंटरनल ब्लास्ट था या फिर किसी साजिश की वजह से ये ब्लास्ट किया गया, इसकी जांच में एजेंसियां जुटी हुई हैं। तुम तो बस यहाँ देके मारी, हवा में एक बंदा गिरा। बस की चपेट में राह चलते आम लोग तो आए ही, बूथ में बैठे पुलिस के जवान भी हादसे की भेंट चढ़ गए। चश्मदीदों ने दावा किया कि बस की रफ्तार काफी तेज थी, जो कि एक्सीडेंट की वजह बनी। बस वाला बहुत तेजी में आ रहा था, इसका कोई वो नहीं, पी के चला रहा है, कैसे चला रहा है ये नहीं पता, और इतनी ब्रेक कंट्रोल नहीं कर पाया। रोमानिया की टेनिस खिलाड़ी सिमोना हालेप ने भी विंबलडन से अपना नाम वापस ले लिया। उन्होंने पैर में चोट की वजह से यह फैसला लिया। बिहार के सिवान में पुलिस ने नकली नोट छापने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उनके पास से 6 लाख से ज्यादा के नकली नोट भी बरामद किए। जाली नोट छापने का जो एक गिरोह था वो पकड़ा गया है। कुल वैल्यू लगभग 6,18,000 के पास है। सरकार ने फिर साफ किया कि गर्भवती महिलाएं भी कोरोना की वैक्सीन लगवा सकती हैं। That vaccination is useful in pregnant and it should be given. बीसीसीआई ने श्रीलंका दौरे पर जाने वाली टीम इंडिया के खिलाड़ियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें नीतीश राणा समेत दूसरे युवा खिलाड़ियों ने पहली बार नेशनल टीम में मौका मिलने पर खुशी जताई। दिल्ली में दोपहर बाद कई जगह आसमान में बादल छा गए, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट 1 घंटे के लिए लॉक करने पर बीजेपी भड़क गई। ट्विटर ने कॉपीराइट एक्ट के उल्लंघन को वजह बताकर ऐसा किया, जिसके बाद बीजेपी ने 2 टूक कहा कि अगर ट्विटर को भारत में काम करना है तो भारत के कानून को मानना होगा। दादागिरी दिखा रहे हैं अपनी, उनको समझ आना पड़ेगा कि ये चलने वाला नहीं, भारत का कानून उनको मानना पड़ेगा। वहीं आईटी मामलों की संसदीय कमेटी के चेयरमैन शशि थरूर ने भी इस मामले में ट्विटर से जवाब मांगने की तैयारी कर ली। सरकार ने आधार नंबर को पैन कार्ड से जोड़ने की तारीख 30 जून से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी। उत्तर प्रदेश के इटावा में सीआरपीएफ के जवान हरनाथ सिंह को अंतिम विदाई दी गई। एक दिन पहले श्रीनगर में तैनात हरनाथ सिंह का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। इंग्लैंड के क्रिकेटर जॉस बटलर चोट की वजह से श्रीलंका के खिलाफ टी20 और वनडे सीरीज से बाहर हो गए। उन्हें पहले टी20 मैच में चोट लग गई थी। पाकिस्तान को फिर झटका लगा। टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था FATF ने पाकिस्तान को अब भी ग्रे लिस्ट में ही रखने का फैसला लिया। बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर एक पार्सल में हुए धमाके के बाद बाकी स्टेशनों पर चेकिंग तेज हो गई। समस्तीपुर स्टेशन से सामने आई एक तस्वीर में वहां के पार्सल घर में आरपीएफ के जवान एक एक पार्सल की मेटल डिटेक्टर से जांच करते दिखे। समस्तीपुर स्टेशन पर भी पार्सल की चेकिंग में सख्ती बढ़ती जा रही है। बताया गया कि पार्सल घर में आने वाले हर पार्सल की पूरी जांच के बाद ही उसकी बुकिंग और डिलीवरी की जा रही है। विस्फोटक चेक कर रहे हैं जहां तक हो सकता है। आईसीसी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दूसरे सीजन का शेड्यूल घोषित कर दिया। भारतीय टीम 2021 से 2023 के बीच 6 टेस्ट सीरीज खेलेगी, जिनकी शुरुआत इंग्लैंड के खिलाफ अगस्त से हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी सुबह अयोध्या में जारी विकास कामों की समीक्षा करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। पहलवान सुशील कुमार को दिल्ली की मंडोली जेल से तिहाड़ जेल शिफ्ट किया गया। हालांकि आरोप है कि जेल में शिफ्ट करते समय कुछ पुलिस वालों ने उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। फिलहाल दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने हत्या के आरोपी सुशील और दूसरे आरोपियों की न्यायिक हिरासत 9 जुलाई तक बढ़ा दी है। शूटिंग वर्ल्ड कप में सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक पर कब्जा किया। उत्तराखंड के हरिद्वार में कुंभ मेले से पहले करीब 20 करोड़ की लागत से बने आस्था पथ पर कांग्रेस ने सवाल उठा दिए। साथ ही पार्टी ने आरोप लगाया कि वहां सैलानियों के बजाय बदमाशों का अड्डा लगा रहता है। पहली बरसात के अंदर जो करोड़ों रुपए से आस्था पथ का पहला गेट बनाया था वो धराशायी हो गया। उसमें शराबियों का, जुआरियों का, तमाम नशीड़ियों का जमावड़ा है। लेकिन उत्तराखंड प्रशासन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। जो मेंटेनेंस की आप बता रहे हैं तो मेंटेनेंस की ऐसी कोई समस्या हमको तो नहीं दिखाई दी।
जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने पूर्व जेडीयू नेता शरद यादव से दिल्ली में मुलाकात की। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में प्रदूषण बढ़ने की वजह से यमुना के पानी में सफेद जहरीला झाग दिखा। अहमदाबाद में अभिनेत्री पायल रोहतगी पर बदसलूकी का आरोप लगा। इल्जाम है कि उन्होंने अपनी हाउसिंग सोसाइटी के लोगों को धमकाया और उनसे बदसलूकी की। इसके बाद कुछ लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पायल को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उन्हें फिर जमानत भी मिल गई। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक सड़क हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इसकी शुरुआत तब हुई जब एक ट्रक की चपेट में आकर एक लड़के की मौत हो गई। आरोप है कि हादसे के वक्त ट्रक की रफ्तार काफी तेज थी। हंगामा कर रहे लोगों ने इस हादसे में मारे गए लड़के के घर वालों को मुआवजा देने की मांग की। দাবি রেখেছি ও ছেলেটাকে পয়সা যেমন পায় ঘর সংসার তো চলে গেছে। हालात बिगड़ते देख घटना वाली जगह पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे टी20 मैच में श्रीलंका को डकवर्थ लुइस नियम के तहत 5 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ उसने 3 मैचों की ये सीरीज अपने नाम कर ली। इस मुकाबले में श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 7 विकेट पर 111 रन बनाए, जिसके बाद इंग्लैंड ने 17वें ओवर में ही जीत हासिल कर ली। दूसरी पारी के दौरान बारिश होने की वजह से इंग्लैंड को 18 ओवरों में 103 रनों का लक्ष्य दिया गया था। दिल्ली एयरपोर्ट से कस्टम्स विभाग ने करीब 63 लाख का सोना बरामद कर लिया। बताया जा रहा है कि एक यात्री इस सोने को दुबई से लाया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सलमान खान ने सभी लोगों से कोरोना का टीका लगवाने की अपील की। साथ ही उन्होंने इस पर अफवाह फैलाने वालों से बचने की भी सलाह दी। सबसे पहले मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि कोरोना वैक्सीन को लेकर गलत बातें ना फैलाएं। हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि कोरोना का टीका यानी कि वैक्सीन जल्द से जल्द लगाएं। इमरजेंसी की बरसी पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक ट्वीट कर कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने 25 जून 1975 को लगाई गई इमरजेंसी को आजाद भारत के इतिहास का काला अध्याय बताया। साथ ही उन्होंने लिखा कि 1975 में आज ही के दिन कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या की थी। अमित शाह के इस ट्वीट पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। अमित शाह जी, पिछले 7 सालों में आपकी सरकार ने जो कुछ किया है, इमरजेंसी उसके सामने बहुत छोटी हो गई। पाकिस्तान की टी20 लीग पीएसएल का खिताब मुल्तान सुल्तान्स ने अपने नाम कर लिया। अबू धाबी में हुए इस फाइनल मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 4 विकेट पर 206 रन बनाए, जिसके जवाब में पेशावर जालमी टीम 20 ओवरों में 9 विकेट पर सिर्फ 159 रन ही बना पाई। इस तरह मुल्तान सुल्तान आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। कोरोना केसेस तेजी से कम हुए हैं, लेकिन याद रखिए कि कोरोना अभी भी है। ऐसे में जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है, क्योंकि डेल्टा प्लस वेरिएंट के देश में कई मामले सामने आए हैं, जिसके बाद राज्यों को चिट्ठी भी लिखी गई है। ऐसे में मास्क आपके लिए इस वक्त सुरक्षा कवच है। हम आपसे बार बार अपील कर रहे हैं कि आप मास्क पहने। इसको लेकर के हमने एक कैंपेन भी शुरू किया है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये पढ़ लीजिए कि जब तक कोरोना का एक भी मामला है, आप मास्क नहीं उतारेंगे। जम्मू से बड़ी खबर, न्यूज़ 18 के पवन शर्मा की खबर है कि बीती रात करीब 2 बजे जम्मू एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में एक हल्का ब्लास्ट हुआ है, जिसकी जानकारी मिलने पर जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां धमाके की जांच में जुट गई। पवन शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। पवन, इस ब्लास्ट के बारे में और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, अभी भी सुरक्षा एजेंसियां और जम्मू कश्मीर पुलिस का बम स्क्वाड जो है, डिस्पोजल स्क्वाड, वो भी बीते रही है। और जितने भी सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े हुए अधिकारी हैं, पुलिस के आला अफसर जो है, वो सब मौके पर हैं। और ये काफ़ी संवेदनशील इलाका है, जो टेक्निकल एरिया है, ये वायुसेना के अंतर्गत आता है। और वहाँ पर रात को लगभग 1:40 के करीब ब्लास्ट हुआ है, संदिग्ध ब्लास्ट कह सकते हैं, कि अब उसकी जांच की जा रही है कि आखिर किसी ने थ्रो किया है या फिर ये इंटरनल कोई अपना ब्लास्ट था, जो कोई हथियार अपना था जिससे ब्लास्ट हुआ है। अब उसकी जांच की जा रही है। लेकिन पूरे इलाके की अगर हम बात करें तो काफ़ी संवेदनशील पूरा है, क्योंकि 2 आतंकी कल ही पकड़े गए थे। और उसके बाद रात को जहाँ पर ब्लास्ट होना, कहीं ना कहीं इनके आपस में तार तो नहीं जुड़ रहे, ये सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं। लेकिन अभी भी टेक्निकल एरिया जो है पूरा वो सीज किया गया है। और भीतर जो है सुरक्षा एजेंसियों और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम के अधिकारी मौजूद हैं और वहाँ पर जांच की जा रही है कि आखिर ये ब्लास्ट कैसा था। बिल्कुल पवन, ये ब्लास्ट कैसा था, इसकी जांच हो रही है। इसमें ब्लास्ट में किस चीज का इस्तेमाल किया गया है, और एक तरफ आतंकवादियों की गिरफ्तारी जम्मू से। पवन जी बिल्कुल, देखिए
2 आतंकी जो पकड़े गए हैं, ये एक बड़ी कामयाबी जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए है, क्योंकि ये दोनों आतंकी हथियारों से लैस थे और जम्मू का जो बाहरी इलाका नरवाल इलाका पड़ता है, वहां पर ये छिपे हुए थे और ये कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए पहुंचे थे। लेकिन जो केंद्र के साथ जो बातचीत होनी थी जम्मू कश्मीर के नेताओं की, उसे लेकर पहले से ही अलर्ट जारी किया गया था कि आतंकी इसमें खलल डाल सकते हैं। तो पूरे इलाके में पहले से ही सुरक्षा अलर्ट था। तो ज्यादा सुरक्षा होने के चलते ये आतंकी बाहर नहीं निकल पाए और वहीं सुरक्षा एजेंसियों को इनकी भनक भी लग चुकी थी कि ये इसी इलाके में कहीं तो एक आतंकी है तरफ जो हमला। आतंकियों की गिरफ्तारी होती है और फिर उसके बाद ब्लास्ट होता है रात में। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां इसके तार जोड़कर नहीं देख रही है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। वहां आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के जवानों पर ग्रेनेड से हमला कर दिया। ये जवान वहां अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। तभी एक कार वहां आई और उसमें सवार आतंकवादियों ने जवानों की तरफ ग्रेनेड उछाल दिया। हमला होने के साथ वहां जोरदार धमाका हो गया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। सीसीटीवी वीडियो में कई लोग उस भीड़भाड़ वाली सड़क से गुजरते दिखे। सुरक्षा के लिए वहां सीआरपीएफ के जवान भी तैनात थे। तभी एक कार वहां पहुंची, जिसके बाद वहां जोरदार धमाका हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि एक मोटरसाइकिल वाला भी उसकी चपेट में आ गया और सड़क पर गिर पड़ा। वहां से गुजर रही एक महिला भी धमाके की चपेट में आ गई। हालांकि वहां तैनात जवान पूरी तरह मुस्तैद थे और उन्होंने वक्त रहते खुद को इस हमले से बचा लिया। देश में कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट इस वक्त चिंता का सबब बना हुआ है। ये चिंता इसलिए क्योंकि अभी तक डेल्टा प्लस वेरिएंट पर वैक्सीन के प्रभाव को नहीं समझा जा सका है, जबकि लगातार डेल्टा प्लस के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बताया जा रहा है कि देश के 12 राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 50 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। देश के 12 राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट की दहशत। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस के सबसे ज्यादा मरीज। पानी से भी फैल सकता है वायरस का नया वेरिएंट। तीसरी लहर से पहले सावधानी बरतने की हिदायत। देश कोरोना की दूसरी लहर से निकलने की कोशिशों में जुटा है। दूसरी लहर के मामलों में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन इस खबर के बीच कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस ने देश के अलग अलग राज्यों में दहशत पैदा कर दी है। आंकड़े बताते हैं कि देश के 12 राज्यों में डेल्टा प्लस के 50 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। राज्यों के हिसाब से नजर डालें तो हर बार की तरह इस बार भी कोरोना की इस नई दहशत ने महाराष्ट्र के लिए बड़ी मुसीबत पैदा कर दी है। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के कुल 21 मरीज हैं। तमिलनाडु में इन मरीजों की संख्या 9 है। मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस के 7 मरीज हैं। केरल में इस वेरिएंट के 3 मरीज हैं। पंजाब में मरीजों की संख्या 2 है। गुजरात में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से 2 लोग बीमार हैं। आंध्र प्रदेश में 1, ओडिशा में 1, राजस्थान में 1, जम्मू में 1, कर्नाटक में 1 और हरियाणा में भी डेल्टा प्लस का एक मरीज सामने आया है। हरियाणा में डेल्टा प्लस वेरिएंट का पहला मरीज फरीदाबाद में मिला है। इसके बाद हरियाणा सरकार ने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सरकार पूरी तरह से तैयार है और फरीदाबाद में जो पहला मामला आया है, हमने आदेश दे दिए हैं कि उनके 100% जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनके टेस्ट किए जाएं। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्रभावित राज्यों को चिट्ठी लिखकर अहम निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु समेत 8 राज्यों को चिट्ठी लिखकर डेल्टा प्लस की रोकथाम को लेकर तुरंत कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों से कहा गया है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सख्ती बरती जाए, साथ ही लोगों को आपस में मिलने जुलने से रोका जाए। इसके अलावा बड़े स्तर पर टेस्टिंग, तत्काल ट्रेसिंग और प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन को तेज किया जाए। हालांकि एनसीडीसी के डायरेक्टर का साफ कहना है कि फिलहाल
डेल्टा प्लस वेरिएंट का ट्रेंड ऐसा नहीं है जिसकी वजह से दहशत महसूस की जाए। आज की तारीख में अगर मैं आपको बताऊं तो करीब 50 केसेस पूरे हिंदुस्तान में 12 जिलों में पाए गए हैं और इन 50 केसेस से ये भी हमारे 3 पिछले माह में फैले हुए हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि किसी भी जिले में, किसी भी राज्य में ये एक हमको बढ़ता हुआ ट्रेंड दे रहे हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि किसी भी तरह की लापरवाही चुनौतियों को और बड़ा कर सकती है। यही वजह है कि महाराष्ट्र, जहां डेल्टा वेरिएंट के सबसे ज्यादा मामले हैं, वहां के सभी 36 जिलों को लेवल 3 में डाल दिया गया है। यानी जो जिले 1 और 2 लेवल में थे वो अब लेवल 3 में आ जाएंगे। लेवल 3 में आने से सारी दुकानें शाम 4 बजे तक बंद हो जाएंगी। साथ ही मॉल खोलने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। तय समय के बाद सिर्फ केमिस्ट की दुकानें ही खुलेंगी। मुंबई समेत महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है वो एक चिंता का विषय बना हुआ है। कल रत्नागिरी में इसके वजह से एक 80 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई है। तीसरी वेब में एक और चुनौती बड़ी हो सकती है और वो ये कि नया वेरिएंट पानी के जरिए भी आ सकता है। यानी तीसरी लहर में नया वेरिएंट पानी के जरिए भी इंसान के शरीर पर हमला बोल सकता है। मुझे लगता है कि इसका और एक वेरिएंट भी आएगा जो थर्ड वेव में हमारे सामने आएगा और जो पानी से भी अपने शरीर में आ सकता है, जैसे हमने देखा है। तो इट कुड बी सम अदर वेरिएंट विच कुड बी कमिंग विद द थर्ड वेव और उस वक्त हमें और चौकन्ना रहना पड़ेगा। मुश्किल इस बात की भी है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट पर वैक्सीन कितनी कारगर है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक डेल्टा प्लस वेरिएंट पर वैक्सीन का असर जानने के लिए और ज्यादा डेटा की जरूरत होगी। दुनिया भर में डेल्टा प्लस के मामले काफी कम है। ऐसे में वैक्सीन के प्रभाव का पता लगाने के लिए कुछ वक्त लगेगा। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि अगले 10 दिनों के भीतर इस बात का पता लगा लिया जाएगा कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के खिलाफ कोरोना वैक्सीन कितनी कारगर है। वैक्सीनेशन जिस तरीके से चल रहा है और आने वाला 3 महीना जो है, जून, जुलाई, अगस्त, इसी का बीच में 40% ऑफ द इंडिविजुअल्स मिनिमम उनको वैक्सीनेशन हो जाते हैं। तो वो भी तीसरी जो लहर के बारे में बात हो रहा है, वो तीसरी लहर को बहुत ही फ्लैट कर देंगे। लेकिन बड़ी बात यही है कि अगर सावधानी को जिंदगी का हिस्सा बना लिया जाए तो न सिर्फ डेल्टा प्लस वेरिएंट का मुकाबला किया जा सकता है, बल्कि कोरोना की तीसरी लहर को भी रोका जा सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने वैक्सीनेशन अभियान पर एक अहम बैठक की। इस बैठक में अधिकारियों ने पीएम को जानकारी दी कि पिछले 6 दिनों में देश भर में 3 करोड़ 77 लाख वैक्सीन लगाई गई, जिस पर प्रधानमंत्री ने संतोष जताया और कहा कि रफ्तार जारी रहनी चाहिए। बैठक में अधिकारियों ने वैक्सीन की सप्लाई और उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों की भी जानकारी दी और ये भी बताया कि आने वाले महीनों में वैक्सीनेशन की रफ्तार में काफी तेजी आएगी। पीएम नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश को संबोधित करेंगे। ये उनका 78वां संबोधन होगा। इस कार्यक्रम में पीएम वैक्सीनेशन पर चर्चा कर सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ऑक्सीजन ठगी गिरोह का सरगना पकड़ा गया। दिल्ली साइबर क्राइम पुलिस ने बिहार के नालंदा से ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के सरगना छोटू चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। छोटू पर ऑक्सीजन के नाम पर करोड़ों की ठगी का आरोप है। मुंबई के किंग सर्कल रेलवे पुल के नीचे कंटेनर ट्रक फंस गया, जिसकी वजह से सड़क पर लंबा जैम लग गया। दरअसल सड़क से गुजर रहा ट्रक खंबे से टकराने के बाद फंस गया, जिसे काफी मुश्किल के बाद वहां से हटाया जा सका। एमपी के कटनी में एक पुलिस जवान के देर रात जिला अस्पताल में हंगामा करने का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। आरोप है कि पुलिस जवान ने अस्पताल के ओपीडी स्टाफ से बहस के बाद हंगामा किया और अस्पताल में मौजूद स्टाफ से मारपीट भी की। रिपोर्ट के प्राप्त होने पर तत्काल हम लोगों ने उस आरक्षक को सस्पेंड किया है। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में कुछ लोगों ने मोबाइल चोरी के आरोप में एक लड़के की जमकर पिटाई कर दी। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने लड़के को भीड़ से छुड़ाया और उसे पकड़कर अपने साथ ले गई। यूपी के फर्रुखाबाद में पुलिस ने छापा मारकर एक बंद मकान में चल रही नकली शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। छापेमारी में पुलिस ने नकली शराब की खेप के साथ गिरोह के कई लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया।
यूपी के फतेहपुर में सड़क हादसे में एक आदमी की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जैम कर हंगामा किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाया और जैम खुलवाया। और अब बात उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन की, क्योंकि यूपी की योगी सरकार ने भू माफियाओं के खिलाफ जो अभियान छेड़ रखा है, अब उसके नतीजे भी सामने आते दिखाई पड़ने लगे हैं। बीते 3 सालों में योगी सरकार ने खाकी के जरिए जो डंडा माफिया और उसके नेटवर्क पर बरसाया, तो नतीजा ये सामने आया कि करीब 1100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को सरकार ने माफिया के चंगुल से छुड़ा लिया। यूपी में माफिया की टूटी कमर, यूपी सरकार का ऑपरेशन क्लीन। अब तक 1128 करोड़ की संपत्ति जब्त। यूपी का सबसे बड़ा माफिया मुख्तार अंसारी इन दिनों किस हाल में है? पूर्वी उत्तर प्रदेश में आतंक का दूसरा नाम बन चुका अतीक अहमद कहां है? बानगी के लिए ये दो वो नाम हैं जिनसे पूरा यूपी थर्राता था, लेकिन बीते 2 सालों से जब से यूपी में खाकी का रुआब अपने पूरे शवाब पर आया, इन दोनों नामी बदमाशों के चेहरे पर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के नाम की दहशत अब साफ दिखने लगी है। उत्तर प्रदेश की मौजूदा योगी सरकार ने गुंडे, बदमाशों और माफिया के खिलाफ जो अपना ऑपरेशन क्लीन शुरू किया था, उसे अब और भी तेज कर दिया है। योगी सरकार ने समूचे सूबे में माफियाओं के खिलाफ की गई कार्रवाई के आंकड़े जब जारी किए, तो उन आंकड़ों ने जो गवाही दी वो न सिर्फ हैरान कर देती है, बल्कि ये भी साफ कर देती है कि किस कदर यूपी सरकार का कहर माफियाओं और उनके नेटवर्क पर टूटा है। जनवरी 2020 से अप्रैल 2021 तक कुल 5,558 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 22,259 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। लेकिन चौंकाने वाली गिनती ये है, यूपी सरकार ने करीब 25 माफियाओं के खिलाफ की गई गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई 1128 करोड़ रुपए से ज्यादा की चल अचल संपत्ति जब्त की है। पर ये जो कार्रवाई इस समय चल रही है, जिसमें बहुत बड़े बड़े माफिया हैं, जिनकी संपत्तियां जब्त हो रही हैं, जो भी अपराधों में लिप्त पाए जा रहे हैं, उनके ऊपर पुलिस बिल्कुल टूट कर पड़ रही है, तो ये इसका एक बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। पूरब में गोरखपुर से लेकर पश्चिम में गाजियाबाद तक फैले माफिया तंत्र के तमाम नेटवर्क अब आउट ऑफ कवरेज एरिया दिखाई दे रहे हैं। यूपी पुलिस ने गुंडों, बदमाशों को सारा ताना बाना इस कदर तोड़ा है कि सूबे के तमाम नामी गिरामी बदमाश या तो सलाखों के पीछे जाकर अपनी खैर मना रहे हैं, या फिर अपनी जान बचाने के लिए उत्तर प्रदेश से अपना बोरिया बिस्तर समेटकर दूसरे सूबों में पनाह लेने पहुंच गए हैं। यूपी सरकार ने जिन माफियाओं के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की, उसमें सबसे ज्यादा गहरी चोट अतीक अहमद गैंग को लगी है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों की गवाही है कि अतीक अहमद को सबसे ज्यादा 325 करोड़ रुपए की करारी मार लगी है, जबकि मुख्तार अंसारी को 2 करोड़ रुपए की चपत पुलिस की अब तक कार्रवाई में लग चुकी है। सरकारी आंकड़े के मुताबिक आजमगढ़, मऊ, वाराणसी में मुख्तार अंसारी गैंग के 244 गुंडों के खिलाफ सरकारी डंडा चलाया जा चुका है और इन लोगों के कब्जे में फंसी 194 करोड़ 82 लाख 67,859 रुपए की जायदाद पर अब सरकार का पहरा है। इतना ही नहीं, मुख्तार गैंग के 158 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 122 असलहों के लाइसेंस रद्द किए गए और 110 गुंडों को गैंगस्टर एक्ट के तहत सलाखों के पीछे धकेला जा चुका है। मुख्तार अंसारी गैंग के 30 बदमाशों के खिलाफ गुंडा एक्ट और 6 गुर्गों पर एनएसए की कार्रवाई की गई है। जाहिर है कि योगी सरकार की इस कार्रवाई ने ऑपरेशन क्लीन को
साफ सुथरा और चमकदार बना दिया है। अपराध हो रहे हैं, अपराध तो होते रहेंगे, वही 24-25 करोड़ की आबादी है, अपराध होते रहेंगे, वो भी वर्कआउट भी हो रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि कोई संगठित अपराधियों के द्वारा, गिरोहों के द्वारा खुलेआम अपहरण और ज़मीनों पे कब्जा, इस प्रकार की गुंडागर्दी की जा रही है। यूं तो यूपी की सरकार ने सूबे के नामी 25 माफिया के खिलाफ खाकी को शह दी है, जिसकी बदौलत अब तक 625 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। जिन बदमाशों के खिलाफ यूपी सरकार ने तगड़ी कार्रवाई की है, उनमें मुजफ्फरनगर का नामी बदमाश संजीव उर्फ जीवा, लखनऊ का ओम प्रकाश उर्फ बबलू श्रीवास्तव और नोएडा के सुंदर भाटी और सिंह राज भाटी के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की है कि अब इन लोगों का जिंदा रहते सलाखों से बाहर आकर सांस लेने का बस एक सपना ही रह जाएगा। इन दिनों योगी सरकार के सभी महकमे जुल्म के खिलाफ मिलकर लाठी चलाते नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई ने उत्तर प्रदेश में माफियाओं और उनसे जुड़े गैंग की कमर तोड़ दी है। योगी सरकार का माफियाओं में खौफ कुछ इस कदर है कि जिनके नाम से कभी दहशत होती थी, आज वो उत्तर प्रदेश की जमीन पर दहशत महसूस कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी का हाल तो सभी ने देखा है कि किस तरह योगी सरकार ने उन्हें पंजाब से लाकर बांदा जेल में बंद किया, लेकिन अतीक अहमद अभी भी गुजरात की साबरमती जेल में बंद है और किसी भी सूरत में यूपी आने को तैयार नहीं है। इससे ये साफ हो जाता है कि अगर साफ सफाई की नीयत हो तो साधन और जरिए खुद ब खुद बन जाते हैं। हरियाणा के बहादुरगढ़ से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां चप्पल बनाने वाली एक फैक्ट्री में जबरदस्त आग लग गई। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, जिसने देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें वो फैक्ट्री धू-धू कर जलती दिखी। ऊपरी मंजिल से लपटों के साथ धुएं का गुबार निकलता नजर आया। फैक्ट्री में रबड़ और तेजी से आग पकड़ने वाला केमिकल भी मौजूद था, जिसकी वजह से आग और तेजी से भड़की। हादसे के वक्त फैक्ट्री में 50 से ज्यादा लोग काम कर रहे थे। हालांकि सभी को वक्त रहते सुरक्षित निकाल लिया गया। एमपी में रविवार का कोरोना कर्फ्यू हटाया गया। मध्य प्रदेश में रविवार को कोरोना कर्फ्यू हटा दिया गया है। अब लोग रविवार को भी सामान्य तरीके से आवाजाही कर सकेंगे और बाजार भी खुले रहेंगे। हालांकि प्रदेश के शहरी इलाकों में रात का कर्फ्यू अभी जारी रहेगा। राजस्थान सरकार ने अनलॉक 3 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरिएंट का मामला सामने आने के बाद पाबंदियों में ज्यादा छूट नहीं दी गई है। अब प्रदेश में सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक धार्मिक स्थल खुले रहेंगे। प्रदेश में शादी समारोह पर 30 जून तक पाबंदी जारी रहेगी। हालांकि 1 जुलाई से मैरिज हॉल, होटल में 40 लोगों को शामिल होने की सशर्त इजाजत होगी। यूपी के मुरादाबाद में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के नामांकन के समय कोरोना नियमों की अनदेखी का मामला सामने आया। कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन के लिए पहुंची बीजेपी उम्मीदवार ने इस बीच रैली की, जहां लोग सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना नियमों से बेपरवाह दिखे। यूपी के बदायूं में एक 15 साल की छात्रा की मकान की छत से गिरने की वजह से मौत हो गई। हादसे के वक्त छात्रा मकान की दूसरी मंजिल पर ब्रश कर रही थी और इसी बीच पैर फिसलने की वजह से नीचे गिरकर उसकी मौत हो गई। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में आपसी झगड़े में घायल हुई महिला की मौत के बाद परिजनों ने हत्या का केस दर्ज करने की मांग करते हुए जमकर हंगामा किया। परिवार के लोगों ने महिला की लाश को बीच सड़क पर रखकर रास्ता जैम कर दिया, जिसके बाद पुलिस को लोगों को हटाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। हरियाणा के बहादुरगढ़ में एक फुटवेयर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग दूसरी मंजिल पर मौजूद पैकिंग यूनिट में लगी, जिसने देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के वक्त फैक्ट्री में करीब 50 कर्मचारी काम कर रहे थे, जो समय रहते इमारत से बाहर निकल आए। हालांकि फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन हादसे में फैक्ट्री में मौजूद लाखों का सामान जलकर राख हो गया। धर्मांतरण मामले को लेकर देश के अलग अलग इलाकों से चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही हैं। आरोपी उमर गौतम और काजी जहांगीर से पूछताछ के बाद इस मामले के तार आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। वहीं खबर यह भी है कि 24 से ज्यादा एनजीओ में धर्मांतरण का ये काला खेल चल रहा था। यही वजह है कि एटीज के साथ साथ एसटीएफ भी इस मामले को परत दर परत खोलने में जुट चुकी है, क्योंकि सवाल 1000 से ज्यादा ऐसे लोगों का है जिनका जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया। कहां फैला धर्मांतरण का नेटवर्क। कैसे सामने आया धर्मांतरण का जैश कनेक्शन।
धर्मांतरण के बाजार का सबसे बड़ा गुनहगार। दिल्ली के जामिया नगर से निकली धर्मांतरण की कहानी अब जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस कहानी में नए नए किरदार जुड़ते जा रहे हैं। धर्मांतरण के इस बेहद चौंकाने वाले मामले में जैश ए मोहम्मद का नाम सामने आने के बाद यूपी सरकार ने एटीएस के साथ एसटीएफ को भी लगा दिया है। ये टीम देश के 24 राज्यों में उमर गौतम के रैकेट की तलाश में जुटी है। सूत्रों के हवाले से इस बात का पता लगा है कि उमर गौतम के 200 से ज्यादा करीबियों की लिस्ट और धर्मांतरण करवाने के दस्तावेज भी एटीएस के हाथ लगे हैं। न्यूज 18 की खबर के मुताबिक 24 से ज्यादा एनजीओ और संगठन जबरन धर्मांतरण कराने की साजिश में शामिल हैं, जहां से सबूत खंगालने के लिए एटीएस और एसटीएफ जगह जगह छापेमारी कर रही है। विदेशी फंडिंग के साथ यूपी एटीएस इस बात की भी जांच कर रही है कि विदेशी खातों से कौन हवाला के जरिए धर्मांतरण के मास्टरमाइंड उमर गौतम को पैसे भेज रहा था। ये तो स्पष्ट है कि धर्मांतरण तो हुआ है और उसमें फंडिंग भी जो है कंफर्म हो रही है। तो पहला तो बिंदु यह है कि ये फंड्स आ कहां से रहे थे। यूपी पुलिस को पता चला है कि धर्मांतरण का ये धंधा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम और केरल जैसे राज्यों में चलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस नेटवर्क के तार सिर्फ भारत के राज्यों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि गैर मुस्लिमों को जबरन इस्लाम कबूल करवाने का ये अमेरिका से लेकर खाड़ी देशों तक फैला हुआ है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका, इंग्लैंड, पोलैंड, कतर और कुवैत से धर्मांतरण की इस कहानी के तार जुड़े हुए पाए गए हैं। इसके साथ जो है एटीएस के अलावा एसटीएफ भी लगाई गई है। हमारा इंटेलिजेंस का पूरा नेटवर्क है और एडीजी एलओ को इस पूरे कार्य के लिए जो है कहा गया है कि वो पूरा इसकी समीक्षा दिन प्रतिदिन करें और मजबूती से इसको काम करें। दावा किया जा रहा है कि धर्मांतरण के ये धंधेबाज सिर्फ हिंदुओं को ही नहीं बल्कि ईसाई, जैन और सिख परिवारों का भी बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करा चुके हैं। खास बात ये कि दिल्ली के बाटला हाउस से उमर गौतम एक ऑफिस के जरिए इस नेक्सस को ऑपरेट कर रहा था। ये गिरोह मुकबदिर बच्चों को और बेबस महिलाओं को अपने निशाने पर रखता था। गिरोह का काम था कि ये मुकबदिर बच्चों को देश विरोधी गतिविधियों में झोंकना चाहता था। दावा किया जा रहा है कि अब तक इस गिरोह ने जितने भी लोगों का धर्मांतरण कराया है, उनमें से 55% इस गैंग की शिकार महिलाएं हैं। यूपी पुलिस का दावा है कि ये गिरोह 1000 से कहीं ज्यादा लोगों का अब तक जबरन धर्म परिवर्तन करा चुका है। बताया जा रहा है कि अब सरकार इन आरोपियों की संपत्ति की कुर्की कराने जा रही है। साथ ही सभी आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। जो बच्चों को धर्मांतरण किया गया है तो निश्चय ही उस तरह का साहित्य, उस तरह का लिटरेचर, उस तरह की वेबसाइट्स, उस तरह का जो वीडियोस हैं उनको कहीं ना कहीं जो है लोगों ने देखा है, तो इससे और गंभीरता आई है। धर्मांतरण मामले की कड़ियां जैसे जैसे खुल रही हैं, वैसे वैसे चौंकाने वाली खबरों का पर्दाफाश हो रहा है। अब धर्मांतरण के तार यूपी के प्रयागराज से भी जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। इस मामले की जांच में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद का भी नाम सामने आया है। आरोप है कि प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद ने कानपुर की ऋचा का धर्मांतरण कराया, जिसके बाद ऋचा माहीन अली बन गई। ये वही प्रोफेसर शाहिद हैं जिन्हें पिछले वर्ष इंडोनेशिया से आए जमातियों को मस्जिद में छुपाने और उनसे जुड़ी जानकारी को छुपाने के आरोप में जेल भेजा गया था। हालांकि इस वक्त प्रोफेसर शाहिद जमानत पर बाहर हैं। इसी बीच कानपुर से एक ऐसे परिवार की कहानी भी सामने आई है जो धर्मांतरण के इस गिरोह का शिकार हुआ है। बताया जा रहा है कि इस परिवार का बेटा आदित्य गुप्ता अब अब्दुल कादिर बन चुका है। परिवार का आरोप है कि इलाके के ही कुछ लोगों ने जबरन आदित्य गुप्ता का धर्म परिवर्तन करा दिया है। तो ये किसी का नाम नहीं लेता था, डरता था या किसी दबाव में था। इसने नाम लिया कि कोई मोहम्मद वाशिफ करके एक डेफ बच्चा था, जो कि लगभग 2012 के समय में कोई एक बच्चा डेफ बच्चा ही उसके पास ले गया था
हलीम मुस्लिम इंटर कॉलेज में इसको पहली बार मिलवाया था। वहाँ पर इसके दिमाग में कुछ इस्लामिक बीज बोया गया था। तो आपने गुमशुदगी की जब रिपोर्ट तब तक आपको कुछ जानकारी थी क्या? कोई भी जानकारी नहीं थी इसकी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मतलब क्या आदित्य का ब्रेन वॉश किया गया है? हाँ, ब्रेन वॉश किया गया है। धर्मांतरण के इस मामले में लगातार मॉनिटरिंग कर रही यूपी सरकार का साफ कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साजिश है हमारे देश के खिलाफ, हमारे देश में एक माहौल ख़राब करने की, और ये साजिश उन लोगों के दौर में शुरू हुई थी जो लोग आज हाशिए पर पड़े हैं। इसमें कांग्रेस है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। फिलहाल इस मामले में जांच एजेंसियां उस टेरर नेटवर्क से जुड़े लोगों को तलाश रही है जो न सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को बरगला रहे थे, बल्कि मासूम और बेबस लोगों को आतंकी वारदातों में भी शामिल करने की कोशिशों को अंजाम दे रहे थे। यही वजह है कि एजेंसियों के लिए उमर गौतम और जहांगीर इस केस की ऐसी कड़ी है जिनके जरिए गिरोह की जड़ तक पहुंचा जा सकता है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान महिलाओं पर दिए अपने एक बयान के बाद चारों तरफ से घिरने लगे हैं। कराची में बड़ी तादाद में महिलाओं ने वहां के प्रेस क्लब के बाहर इमरान खान के खिलाफ प्रदर्शन किया और उनके इस्तीफे की मांग की। इन महिलाओं ने पाकिस्तान में महिलाओं के बुरे हालात पर सवाल उठाए और अभिव्यक्ति की आजादी की भी मांग की। इमरान खान ने एक टीवी चैनल को दिए इस इंटरव्यू में महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों पर विवादास्पद बयान दिया था। इमरान खान ने रेप के बढ़ते मामलों के पीछे महिलाओं के पहनावे को जिम्मेदार माना था, जिसके बाद इमरान खान का विरोध शुरू हो गया। अमेरिका के न्यू मैक्सिको से एक रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक हॉट एयर बलून हादसे का शिकार हो गया जिसमें 4 लोगों की जान चली गई जबकि एक बुरी तरीके से घायल हो गया। वहां से सामने आई तस्वीरों में यह बलून नीचे जमीन की तरफ गिरता नजर आया। बताया गया कि ये सभी लोग इस बलून में सवार होकर उड़ान भरने के लिए निकले थे, लेकिन कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद वो बिजली के हाई टेंशन तार से टकरा गया। तार से टकराने के बाद बलून में आग लग गई जबकि उसका केबिन अलग होकर नीचे गिर गया। तस्वीरों में बलून का ऊपरी हिस्सा नीचे की तरफ गिरता दिखाई दिया। हादसे की वजह से वहां बिजली की सप्लाई पर भी बुरा असर पड़ा और करीब 13,000 घरों की बिजली ठप हुई। कोरोना के कहर से नक्सलियों में हाहाकार मचा हुआ है। कई कुख्यात बड़े नक्सली कमांडरों की मौत हो चुकी है तो कई बड़े नक्सली लीडर मौत की कगार पर पहुंच चुके हैं। नतीजा यह हुआ कि पहली बार लाल सेना में बिखराव की नौबत आ चुकी है। लाल सेना में हाहाकार। नक्सलियों पर कोरोना का कहर। बारह नक्सली कमांडरों की मौत। 25 से ज्यादा नक्सली कमांडर बीमार। कोरोना वायरस नक्सलियों पर कहर बनकर टूटा है। हालात ये हैं कि बेखौफ लाल सलाम करने वाले नक्सली अब वायरस से बुरी तरह डरे हुए हैं। कई बड़े कमांडर की मौत और बीमारी ने इन्हें तोड़ कर रख दिया है। 5 राज्यों में फैला हुआ नक्सलियों का नेटवर्क अब पहले की तरह काम नहीं कर रहा है। पिछले काफी लंबे समय से कोई बड़ी रणनीति नहीं बनी है और इसकी वजह है कोरोना वायरस। जंगल में छिपकर रहने वाले नक्सली बुरी तरीके से कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। कई बड़े लीडर्स की मौत हो चुकी है तो जो बचे हैं वो बुरी तरीके से कोरोना से बीमार है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक कोरोना की वजह से नक्सलियों के 12 बड़े कमांडरों की मौत हो चुकी है। 25 से ज्यादा बड़े कमांडर बुरी तरह बीमार हैं और मरने की कगार पर पहुंच चुके हैं। मरने वाले कई कमांडरों के पास कई अहम जिम्मेदारियां थीं। कोरोना की वजह से नक्सलियों की सप्लाई चेन टूट चुकी है। सबसे ज्यादा नुकसान महिला विंग का बताया जा रहा है।
उनके बड़े काडर हिडमा जो कि बटालियन नंबर 1 का कमांडर है, सोनू जो कि बटालियन के कंपनी नंबर 2 का कमांडर है, विनोद डीवीसी, राजेश डीवीसी, नंदू जो टेक्निकल टीम का 2IC है, और भी काफ़ी सारे माओवादी जो हैं वो बीमार चल रहे हैं। पिछले 2 महीने में 7 माओवादियों की नक्सलियों ने खुद कोरोना से मौत स्वीकारी है। जितने बड़े कमांडर उतने ज्यादा मूवमेंट, जितनी ज्यादा मूवमेंट उतने ही अधिक लोगों से मुलाकात, कभी गांव वालों के साथ मीटिंग तो कभी दूसरे राज्यों की यात्रा। नक्सलियों का मास्क और दूरी से कोई नाता नहीं होता, जिसका नतीजा ये हुआ कि बड़े लीडर एक एक करके वायरस की चपेट में फंसते चले गए और संगठन बिखरता गया। कोरोना में मारे गए लाल सलाम के कमांडरों के पास कई अहम जिम्मेदारियां थी। उनमें नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी का मेंबर और ऑर्गेनाइजेशन टीम का चीफ हरिभूषण, स्टेट कमेटी मेंबर और टेलीकम्युनिकेशन प्रमुख शोभ राय, सप्लाई चेन प्रमुख मोहन वेट्टी, टेक्निकल टीम के प्रभारी आयतू और महिला विंग की प्रभारी भरत अक्का का नाम शामिल है। और इनके जाने के बाद से नक्सल संगठन कमजोर हुआ है। कोरोना वायरस ने सबसे पहले कुख्यात नक्सली हरिभूषण को अपना शिकार बनाया। हरिभूषण पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितना खतरनाक था। हरिभूषण संगठन के पैसों को जमा करके रखता था। हरिभूषण की मौत के बाद अब नक्सलियों को नहीं पता कि उनका पैसा कहां कहां रखा है। हरिभूषण तेलंगाना स्टेट कमेटी का सेक्रेटरी भी था और तेलंगाना एरिया में बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स, बड़े तेंदुपत्ता ठेकेदारों से उसके रिश्ते रहे हैं। उसके मरने से नक्सल संगठन को काफी नुकसान होगा। इसके अलावा लाल सेना के ऐसे कई अहम चेहरे हैं जो अब कोरोना का शिकार हो चुके हैं और उनकी मौत के बाद संगठन पूरी तरह से बैकफुट पर है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 30 से अधिक नक्सली कमांडर बीमार हैं और इनकी हालत बहुत ही खराब है। इतना कुछ होने के बाद भी अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग नहीं कर रहे। अभी भी ग्रामीणों के साथ मीटिंग लेके उनको जो है आंदोलन के लिए भड़का रहे हैं। जाहिर सी बात है, जंगल में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर मिलना नामुमकिन है। बेहतर इलाज तो बहुत दूर की बात है। पुलिस नक्सलियों की मदद करने को तैयार है, लेकिन इसके लिए नक्सलियों को सरेंडर करना होगा और इसके लिए नक्सली कभी तैयार नहीं होंगे।